Assalamu alaikum, dear students. Dear students, as you already know that in previous lecture we have discussed wave optics, right? In today's lecture, I'm going to start ray optics, which will be completed in 2 lectures, right? So बेटा आज हम रे ऑप्टिक जो आपकी टेक्स्ट बुक से कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसका एक पार्ट मैंने कहा पहले का 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। वैसे हम न्यूमेरिकल्स पहले स्टार्ट करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आज हम पहले एक कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक ने इन डिटेल मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सो यू जस्ट ओपन द टेक्स्ट बुक एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स गोइंग टू बी पेज नंबर 133। उस पे रेनबो जो है बेटा वो टॉपिक डिस्कस किया हुआ है टेक्स्ट बुक ने। तो हम जाएंगे सीधे रेनबो के टॉपिक पे। देखिए बेटा, सो हियर इट इज, ये देखिए बेटा मेंशन करके द रेनबो। देखिए बेटा रेनबो कब बनता है, व्हाट इज द कंडीशन, नंबर सेकंड व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है वो डिस्कस करेंगे। और नीट एस्पेक्ट से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट रेनबो। देखिए बेटा रेनबो कैसे बनता है। देखिए पहली बात है इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपको पता है सन की लाइट इसमें रिक्वायर्ड होती है, रेन ड्रॉप्स होने चाहिए सस्पेंडेड इन एयर, और ऑब्जर्वर देखने वाला होना चाहिए जिसको रेनबो नजर आए। बट इंपॉर्टेंट इतना ही नहीं है बल्कि उनकी पोजीशन भी जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑब्जर्वर को रेनबो अच्छे से दिखे। कुछ इस तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए हमारा जो सन है, सन जो बेटा विच इज द सोर्स ऑफ लाइट, वो वेस्ट में है, तो रेन ड्रॉप्स जो सस्पेंडेड होने चाहिए वो बिल्कुल इसके अपोजिट में होने चाहिए, यानी ऑन द ईस्ट। ऑब्जर्वर इन दो के बीच में कहीं पे होना चाहिए। सो इट गोज लाइक दिस कि अगर सन हम वेस्ट में कंसिडर कर रहे हैं, सन हमारा वेस्ट में प्रेजेंट है, तो रेन ड्रॉप्स ऑन द ईस्ट होने चाहिए और ऑब्जर्वर इन दो के बीच में कहीं पे होना चाहिए, राइट, दिस इज द पॉइंट। तो ये बेटा अगर इसका कन्वर्स लेते हैं तो तब भी चलेगा कि अगर सन ही ईस्ट में और आप रेन ड्रॉप्स को वेस्ट में जो है रखते हो और ऑब्जर्वर बीच में, तब भी दिखेगा। ऑब्जर्वर अपनी जो बैक है बेटा उसको बैक को रखना है टुवर्ड्स द सन एंड ही कैन इजीली यू कैन से ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो क्या होता है, कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स, 7 कलर्स इन फॉर्म ऑफ एन आर्क, ठीक है, तो बेटा उसे हम रेनबो कहते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, कंडीशन तो हो गई, इंपॉर्टेंट कंडीशन, बनता कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म, ठीक है। तो याद रखिए बेटा रेनबो 3 डिफरेंट फिनोमिनास की इंटरेक्शन से बनता है, यानी 3 डिफरेंट फिनोमिनास एक साथ ऑपरेट करते हैं। सॉरी, कौन कौन सा, ध्यान से सुनिए बेटा, रेफ्रैक्शन, नंबर सेकंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड द थर्ड वन इज डिस्पर्शन। यह हमारे एंट्रेंस का पहला क्वेश्चन हुआ कि बताइए कौन कौन सा फिनोमेना फिनोमिनन इन्वॉल्व होता है बेटे इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सो इट्स गोइंग टू बी रेफ्रैक्शन, it's going to be TIR and it's going to be dispersion। ये बन गया पहला क्वेश्चन। तो याद रखेंगे इन 3 फिनोमेना, अगर एक भी मिसिंग है रेनबो नहीं बनेगा। दूसरी बात है बेटा रेनबो कितने टाइप्स का होता है, तो याद रखेंगे बेटा इट्स ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 2 टाइप्स ऑफ रेनबो होते हैं बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो। अब क्वेश्चन यहां पे ये है बेटा दैट सर ये फिनोमेना कैसे काम करते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, और कैसे रेनबो बनता है, यानी 7 कलर्स कैसे दिखते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे मैं ऐड एक स्लाइड कर देता हूं। मान लीजिए ये रेन ड्रॉप है विच इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इसमें आ रही है बेटा व्हाइट लाइट आ रही है इसकी तरफ, व्हाइट लाइट आ रही है इसके अंदर। जब ये व्हाइट लाइट अंदर आएगी तो सीधी सी बात है रेन ड्रॉप जो ऑफर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स करेगा डिफरेंट वेवलेंथ्स को, वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से उनमें जो डीविएशन होगी बेटा वो भी डिफरेंट होगी। ये मैं क्या बात कर रहा हूं, कॉचेज लॉ, और बेटा वो डीविएशन डेल इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1, जो स्मॉल एंगल प्रिज्म की फॉर्मूला है असल में।
ठीक है, तो बेटा दो कॉन्सेप्ट्स याद रखेंगे। पहली बात कि यहां पे जो डीविएशन है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और म्यू रफली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। एक्चुअल रिलेशन इज, जिसको हम कॉचेज लॉ कहते हैं, म्यू इज इक्वल ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। बात तो यही है कि म्यू कहीं ना कहीं इनवर्सली रिलेटेड है वेवलेंथ के। अब सोचिए 7 वेवलेंथ्स अंदर आती हैं, तो 7 वेवलेंथ्स को रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 7 डिफरेंट वैल्यूज के मिलेंगे। अब जिस वेवलेंथ की, जिस रेडिएशन की, लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसको म्यू भी ज्यादा मिलेगा। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसको म्यू कम मिलेगा। जिसको म्यू कम मिलेगा उसमें डीविएशन कम होगी बेटा। तो याद रखिए, अब ध्यान से सुनिए, रेड लाइट है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है, तो ये उसको जो मिलेगा सबसे कम, ये कम तो डीविएशन कम। तो बताइए डीविएशन 7 कलर्स में कम किसकी होगी? रेड की। और सबसे ज्यादा वायलेट की। सबसे ज्यादा डीविएशन वायलेट की होगी। लेकिन वायलेट और इंडिगो, हमारी आंखें उनके लिए इतनी सेंसिटिव नहीं है उन कलर्स के लिए कि उनको पिक कर सके। तो यूजुअली जो हमारी आंखें जो है जिस कलर को पिक करती हैं बेटा फ्रॉम द एक्सट्रीम साइड, यानी वायलेट वाले साइड से, दैट इज ब्लू कलर को हम मानेंगे यहां पे। तो दो एक्सट्रीम कलर्स रेड और ब्लू हम मान के चलेंगे। अब देखिए बेटा, हम ये जान गए हैं कि रेड में डीविएशन होगी कम, ठीक है, रेड में डीविएशन होगी कम, लेकिन ब्लू में डीविएशन होगी बहुत ज्यादा। ये देखिए बेटा, ये हमें समझाया कॉचेज लॉ ने, ठीक है। अब ध्यान से सुनो अब क्या हो रहा है। अब यहां पे हम एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट लुक हियर, इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द रेन ड्रॉप, तो ब्लू लाइट कहीं ना कहीं सेंटर के नजदीक है, ब्लू लाइट सेंटर के नजदीक आ रही है और रेड लाइट सेंटर से दूर जा रही है। इस पॉइंट को आप दिमाग में रखें। अगर ये जो वेवलेंथ है बेटा इस सरफेस पे पड़ी एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, व्हाट दे विल अंडरगो TIR। अगर ये TIR करती हैं तो बताइए क्या होगा बेटा? ब्लू लाइट जो है बेटा इस साइड आ जाएगी, ब्लू लाइट जो है बेटा इस साइड आ जाएगी और रेड लाइट इस साइड आ जाएगी TIR की वजह से, क्योंकि जाना तो चाहती हैं डेंसर से रेयरर, लेकिन TIR होने की वजह से ये दूसरे साइड आ जाएंगी। तो आ गई बेटा इस साइड। ध्यान से सुनिएगा अब क्या हो रहा है। ब्लू लाइट भी आएगी, लेकिन ब्लू लाइट मुझे ऐसे दिखाना है या इसको क्रॉस करवाना है बेटा, क्रॉस करवाना है। क्यों? अभी हमने एक पॉइंट कंक्लूड किया था, ब्लू लाइट रहती है सेंटर के नजदीक। तो बेटा ब्लू लाइट सेंटर के अगर नजदीक रहती है तो बेटा सेंटर के नजदीक आने की वजह से वो क्रॉस कर जाती है रेड लाइट को। अब देखिए आप, बाहर जो है बेटा ब्लू लाइट किस तरीके से आती है और बाहर रेड लाइट किस तरीके से आती है। तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया बेटे 7 कलर्स की फॉर्मेशन कैसे हो गई। आपने क्या एक चीज नोटिस की कि किस तरीके से 3 फिनोमेनास सिंक्रोनाइज्ड है। देखिए कैसे, यहां पे बेंडिंग हुई बेटा तो रेफ्रैक्शन हुई, यहां पे 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो डिस्पर्शन हुई, और यहां पे इस एंड पे TIR हुआ। तो how many phenomena have simultaneously operated in order to give rise to the rainbow? So we have the 3 phenomena. The question arises, what are the different types of rainbow? Primary and secondary. ध्यान से सुनिएगा बेटा, अच्छे से सुनो। 3 phenomena से बनता है रेनबो। अब इंपॉर्टेंट है TIR कितनी बार हुआ, TIR कितनी बार हुआ किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ में। जैसे ये रेड वेवलेंथ है, बाहर आने से पहले कितनी बार इसके अंदर TIR हुआ, रेन ड्रॉप के अंदर कितनी बार इसको TIR हुआ? एक बार। रेड लाइट को एक बार हुआ। ऐसे रेनबो को जिसमें कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ एक बार TIR करे बेटा उस रेनबो को हम कहते हैं प्राइमरी रेनबो। लेकिन अगर रेनबो ऐसा बनता है कि अंदर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ एक बार TIR ना करे बल्कि 2 बार TIR करे, तब जो रेनबो बनता है दैट्स नोन एज सेकेंडरी रेनबो। सो आई थिंक नाउ यू विल बी यूज्ड टू दिस दैट प्राइमरी रेनबो उस रेनबो को कहते हैं जब TIR सिर्फ एक बार हो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को, और सेकेंडरी रेनबो उसे कहते हैं जिसमें TIR, मेरा बेटा जो गला है ड्राई हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। देखिए TIR जब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ में वेवलेंथ को 2 बार हो इनसाइड द रेन ड्रॉप बेटा, उस रेनबो को जो तब बने जब 2 TIR होंगे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ में, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। नाउ द क्वेश्चन इज दैट
अच्छा, जो मैंने फिर बनाई डायग्राम, वाज दिस प्राइमरी और सेकेंडरी? दिस वाज डेफिनेटली प्राइमरी। द क्वेश्चन इज सर प्राइमरी और सेकेंडरी डिफरेंशिएट कैसे किए जाए, कैसे पता चलेगा कि ये रेनबो प्राइमरी है या ये सेकेंडरी है? क्या लाइट ने एक बार जो है बेटा TIR अंदर किया या 2 बार? बहुत आसान है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी रेनबो में रेड लाइट जो है बेटा वो ऑब्जर्वर को ऊपर नजर आए, तो मैं एक सेकंड में कलर ही यूज करता हूं, ये ऑब्जर्वर है, राइट, दिस द ऑब्जर्वर, और रेड लाइट रेनबो में सबसे ऊपर नजर आती है और इसको ब्लू लाइट सबसे नीचे नजर आ रही है। सबसे ऊपर रेनबो में इसको रेड नजर आ रहा है और सबसे नीचे इसको ब्लू नजर आ रहा है। ऐसा रेनबो जिसमें विबगयोर तो है, VIBGYOR एंड इस तरीके से विबगयोर बन रहा है, इसे हम कहते हैं ये प्राइमरी रेनबो है। दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो की कैरेक्टरिस्टिक है जब आपको रेड कलर सबसे ऊपर और सबसे नीचे ब्लू नजर आए। तो बताइए सेकेंडरी रेनबो की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जब ऊपर बेटा वायलेट नजर आए, जब ऊपर ब्लू नजर आए और नीचे सबसे नीचे कलर्स में रेड नजर आए, दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी रेनबो। और ये था बेटा दिस द ब्रीफ यू कैन से अकाउंट ऑफ रेनबो, जो आपको कम से कम पता होना चाहिए। और लास्ट में इसको कंक्लूड करने से पहले एक बात बस याद रखिए, ये जो ब्लू लाइट है ये जब बाहर आती है और ये जो रेड लाइट है ये जब बाहर आती है, तो ये कितने एंगल पे विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बाहर आती हैं, वो वैल्यूज भी याद रखिए विच आर मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। ब्लू लाइट 40 डिग्रीज के अराउंड बाहर आती है और जो रेड लाइट है वो 42 डिग्रीज के अराउंड जो है वो बाहर आती है विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट। सो आई थिंक रेनबो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। रेनबो होता क्या है? रेनबो होता है बेटे जब हम स्काई में 7 कलर्स का एक आर्क सा देखें। बनता का पे ये मतलब इसके लिए कंडीशन क्या है? सन और रेन ड्रॉप्स बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए और ऑब्जर्वर बीच में कहीं पे। अगर सन और ऑब्जर्वर एक ही साइड में, मतलब से सन और रेन ड्रॉप्स, मतलब सन वेस्ट में और रेन जो गिर रही है वो भी वेस्ट में गिर रही है और ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, रेनबो नजर नहीं आएगा। दे मस्ट बी अपोजिट, दे मस्ट बी अपोजिट। और दूसरी बात, रेनबो कितने टाइप्स के? 2, इट्स प्राइमरी एंड इट इज सेकेंडरी, राइट। उसके बाद मैंने कहा बेटा जो प्राइमरी रेनबो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्राइमरी रेनबो ऐसा रेनबो है जिसमें TIR सिर्फ एक बार होता है। सेकेंडरी रेनबो कौन सा रेनबो? जिसमें TIR इनसाइड द रेन ड्रॉप 2 बार हो, तब बनता है बेटा सेकेंडरी रेनबो। और आपको जो मैंने यहां पे समझाया बेटे कि रेनबो बनने के लिए जो है किस तरीके से लाइट एंटर करती है, फिर किस तरीके से 3 फिनोमेना ऑपरेट करते हैं, रेफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्शन होता है, TIR होता है, ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा टेक्स्ट बुक की न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, आइए बेटा, न्यूमेरिकल्स इसकी दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए टेक्स्ट बुक की दोनों न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? सॉल्व्ड भी और अनसॉल्व्ड भी। ऐसे मुझे याद आया एक सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, इसमें लेंसेज के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर। और मैं चाहूंगा बेटा पहले मेरा जो ऑफलाइन में जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, या ऑनलाइन लेक्चर्स भी मेरे हैं बेटा, उनकी जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, आप उसको अच्छे से पढ़िए, वहां से देखिए जो है पूरा रे ऑप्टिक्स मैंने एक्सप्लेन किया, फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ। यहां पे मैं सिर्फ उन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन दिखाऊंगा। देखिए बेटा पहले ये क्या चल रहा है, इट्स अ रिवीजन टाइप, सो इट्स अंडरस्टूड। ये हम आप एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, जनरल कोई वीडियो नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से सेटअप कर रहे हैं कि आपने पढ़ा हुआ है, रे ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़िए, अब आपको चाहिए फाइनल फिनिशिंग टच। सो इट्स अ फिनिशिंग टच सीरीज, दैट्स व्हाई आई विल डायरेक्टली इंसर्ट द फॉर्मूलाज। सो ये अंडरस्टैंड करके कि आपको उसका बैकग्राउंड पूरा पता होगा। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्ड वो वीडियो जो है उसकी लिंक आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। ये है एग्जाम्पल 9.9, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। टेक्स्ट बुक ने अपने तरीके से किया है और हम अपने तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। है क्या बेटा, यहां पे आप देख सकते हो 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, राइट।
इट्स नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 3। और वो भी कौन सा कॉम्बिनेशन? दीज आर नॉट द लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। पहले पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 330 पेज नंबर है, एग्जाम्पल 9.9, ठीक है। और इसमें 3 लेंसेज देकर है, बाइकॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव एंड बाइकॉन्वेक्स। तो बेटा 3 लेंसेज हैं यहां पे, इनके बीच में डिस्टेंस है। सो दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विद सेपरेशन डिस्टेंस। तो करूंगा मैं क्या यहां पे, हमें पता है बेटा जब 2 लेंसेज आपके पास होंगे, जैसे ये 2 लेंसेज, पहले 2 मैं लेता हूं, इट इज प्लेनो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन देकर है 5 सेंटीमीटर। पहले की फोकल लेंथ देकर है 10 और दूसरे की देकर है बेटा -10। फोकल लेंथ देकर है इनकी। करना क्या है पहले वो बता दूं, कितने लेंसेज है आपके पास? 3। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्मड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। कहता है ये 3 लेंसेज हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पहले वाले लेंस के सामने। आपको बताना फाइनल इमेज कहां पे बनेगी। अपने तरीके से इसने किया, हम अपने तरीके से करेंगे। देखिए इसका अप्रोच जो है वो है बेटा लेंस फॉर्मूला। मेरा अप्रोच ये है, 3 लेंसेज हैं, क्यों ना हम एफ इफेक्टिव निकालें, यानी तीनों लेंसेज के बदले हम एक लेंस बताएं, लेकिन वो लेंस कैसा होना चाहिए, उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, वही मैं निकालने जा रहा हूं। बट सिंस दीज आर 3 लेंसेज विद डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो मैं पहले लूंगा ये 2 लेंसेज, जो वहां से एफ इफेक्टिव आएगा उसको इसके साथ जोड़ूंगा, यानी तीसरे के साथ, तो मिलेगा मुझे एफ इफेक्टिव। फिर एक बार लगाऊंगा लेंस फॉर्मूला। इसको लेंस फॉर्मूला 3 बार लगानी पड़ी, हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ एक बार। बट इसको कॉम्बिनेशन को पहले सॉल्व करना है। देखिए बेटा 2 लेंसेज हैं, आपको पता होना चाहिए P इफेक्टिव जो है बेटा वो बराबर होगा P1 प्लस P2 माइनस D टाइम्स P1 P2। दिस द फॉर्मूला इन लेंसेज, राइट। सो मैंने पहले भी कहा अगर आपको नहीं पता है इन चीजों का तो आप मेरा जो दूसरा वीडियो जिसकी लिंक आपको मिलेगी वहां से देख लीजिएगा। P इफेक्टिव आएगा 1 बाई एफ इफेक्टिव इज इक्वल 1 बाई F1। बेटे पहले की है फोकल लेंथ 10 प्लस 10, दूसरे का P2 के बदले 1 बाई F2 वो आएगा -10 यहां पे, और यहां पे आएगा माइनस D इज द डिस्टेंस, दैट्स 5। F1 F2, सो 10 10 100, लेकिन -100 क्योंकि इनमें से एक माइनस है। देखो बेटा 1/10 माइनस 1/10 ये तो कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 5/100 उल्टा करेंगे तो एफ इफेक्टिव मिलेगा 100/5। 20 सेंटीमीटर निकली बेटा, 20 सेंटीमीटर इन 2 लेंसेज की इफेक्टिव फोकल लेंथ। यानी अगर मैं पहले 2 लेंसेज को रिप्लेस करूं एक लेंस से, उसकी फोकल लेंथ 20, लेकिन अभी तो तीसरा बाकी है। अब मैं इस लेंस को जिसकी फोकल लेंथ 20 उसको कंबाइन करूंगा उसके साथ, वहां से निकलेगा हमारा टोटल एफ इफेक्टिव, नेट एफ इफेक्टिव। यू गॉट इट। फिर से यही फॉर्मूला, लेकिन किस किस के बीच में, इस वाले लेंस और उस लास्ट वाले लेंस के बीच में। और डिस्टेंस कितनी लेंगे बेटा 10 सेंटीमीटर, लास्ट और लास्ट बट वन लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है 10 वो लेंगे। तो बेटा फिर से यही फॉर्मूला, तो लिखूंगा P इफेक्टिव इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यू गॉट माई पॉइंट, माइनस D टाइम्स P1 P2। अब देखिए 1 बाई एफ इफेक्टिव डैश रखता हूं, यानी इट्स द नेट फोकल लेंथ, एफ इफेक्टिव डैश इज इक्वल P1 के बदले 1 बाई F1, तो 1/20 लिख दूं, है ना, अभी जो निकाला। दूसरा जो है लास्ट वाले की फोकल लेंथ दैट्स +30, तो यहां पे लिखना पड़ेगा +1/30। फिर आएगा माइनस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय F1 F2। बेटा इन दो को मल्टीप्लाई करना है, F1 F2 20 into 30। यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरीके से आपको लिखना है ये। अब देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, चेक आउट दिस। यहां पे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए इट इज 30, इट्स 20, इट्स 50 डिवाइडेड बाय 600, सो इट इज 50 600। और यहां पे क्या आया -10, ये आएगा 1/2 3 6, आई थिंक इट इज 60, है ना। तो बेटा 60 आएगा -1/60। या आप ऐसे करिए 10/600 ले लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, यहां पे आप कॉमन निकाल सकते हो, 600 कॉमन निकाला, 50 - 10 इट्स 40 डिवाइड बाय 600 डिवाइड बाय 40। सो एफ इफेक्टिव डैश इज 600 डिवाइडेड बाय 40। यू गॉट इट। 0 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 60 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज
30/2 इट इज 15, तो ये मिलेगा मुझे बेटा 15 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, इस ऐसा करने से क्या हुआ, आपने निकाला इन तीनों लेंसेज के बदले अगर एक लेंस में यूज करूं उसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा 15। नाउ आई कैन यूज द लेंस फॉर्मूला, क्यों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देकर इमेज डिस्टेंस निकालनी है। सो यहां पे मैं ये करूंगा बेटा इस तरीके से। देखिए अब हमारे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15, प्लस आपने कॉन्वेक्स क्यों बनाया, क्योंकि प्लस 15 आया तो कॉन्वेक्स, अगर माइनस आता तो कॉनकेव बनाता। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और आपको निकालनी है इमेज कहां पे बनेगी। ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ये देखिए बेटा यहां पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देकर है 30 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, सॉरी, object distance is 30 सेंटीमीटर। आप निकालनी है इमेज डिस्टेंस 1/f लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बहुत आसान है, विद साइन प्रॉपर तरीके से इसको ये करना है बेटा। फोकल लेंथ 1/15 लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 1/v, वही मुझे चाहिए। u बेटा उल्टा है, यानी यहां की तरफ जा रहे हैं तो साइन माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/30। तो इस तरीके से लिखना है, यानी 1/v मुझे मिला 1/v मिला 1/15 माइनस 1/30 माइनस 1/30, ये उधर जाएगा 1/30। देखिए 30 माइनस 15 है ना, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 30, ऐसे करिए तो आपका आंसर आएगा 1/v इज इक्वल 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 30। यहां पे ऊपर 15 उल्टा करिए, 15 इंटू 30 डिवाइड बाय 15, 15 15 कैंसल, v इज इक्वल टू आपको मिलेगा 30 सेंटीमीटर। और साइन आई पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज यहां पे कहीं है और कितनी दूर है 30 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिस स्टूडेंट ने लेंसेज अच्छे से पढ़ा है उसको इतना करने की जरूरत नहीं थी, उसको इतना करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कि सर ये क्या बोल रहे हैं, यार मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि लेंस अगर है, ये प्रिंसिपल है, अगर ये f है ये 2f है, 2f पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज भी बनती है 2f पे ही। फोकल लेंथ कितनी थी f इफेक्टिव 15, ऑब्जेक्ट कितना दूर था 30, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ ना 2f पे, तो इमेज भी बनेगी 2f पे ही। तो बेटा इतना करने की जरूरत नहीं थी। यही मैं कहता हूं जब मैं पढ़ाता हूं बेटे फोकस्ड रहो, छोटी छोटी बातों से आपका टाइम बहुत जो है बच सकता था। इतनी एनालिसिस मजदूरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, आपको बस इतना करना था। देखिए बेटा ये तो आपको करना था, इतना आपको करना था। चेक आउट दिस, जैसे आपको 15 मिला और आपने देखा ऑब्जेक्ट को 30 पे रख दिया गया है, तो आप समझ जाइए ये 2f पे रख दिया गया है, इमेज भी 2f पे ही बनेगी। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया। चलिए बेटा अब जो है कोई इसमें बहुत सारे सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज पे पहले चलते हैं फिर देखते हैं सॉल्व्ड वाले क्वेश्चंस। तो मैं आपको शॉर्टकट्स देता जाऊंगा इसमें, ठीक है। पहले आप अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड में आपके पास ऑप्शन है, कुछ तो वहां से लिखा हुआ है, ठीक है। ये अनसॉल्व्ड है, ये कहां से करोगे, तो यही मैं करवाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या बेटा, a small candle 2.5 centimeter in size is placed 27 centimeter in front of concave mirror of radius of curvature 36। देखिए बेटा मैं साथ साथ ही लिख दूं वरना परेशानी होगी। concave mirror है, this is the principal axis, you got my point। और the question 2.5 centimeter in size, 2.5 centimeter इसका size है, is placed at 27 centimeter, 27 centimeter इसको आगे रख दिया गया है। अच्छा इसकी radius of curvature है 36, तो बेटा इसका मतलब हुआ इसकी focal length है 18 सेंटीमीटर। Am I right? Okay. हमने इसके सामने रख, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी लेंथ है या जो ऑब्जेक्ट साइज है दैट्स 2.5 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? कहता है हम स्क्रीन को कहां पे रखें ताकि उस पे एक शार्प इमेज बने। कॉमन सेंस है यार, आपने ऑब्जेक्ट रखा कॉनकेव मिरर के सामने, ठीक है, जहां पे इमेज बनेगी वहीं पे स्क्रीन रख दो जहां पे इमेज बनेगी। How to solve all the questions in spherical mirrors? In spherical mirrors, note down this formula. If the object is perpendicular to principal axis, write the transverse magnification formula. If the object is along the principal axis, write the axial magnification instead of that. You got my point? So m transverse is equal to I by O minus V by U is equal to F divided by F minus U.
ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है बेटा इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स विद प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। बेटा सॉल्व करेंगे हम इसको। साइज ऑफ इमेज वो मुझे चाहिए, ऑब्जेक्ट का साइज 2.5 सेंटीमीटर माइनस वी इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है बेटा 18 सेंटीमीटर। लेकिन जस्ट वेट, इज दिस प्लस 18 और माइनस 18? इट्स बी माइनस 18 क्योंकि इस साइड है माइनस 18 अपॉन माइनस 18 सेंटीमीटर माइनस टाइम्स यू इज 27 बट माइनस इट इज माइनस, फॉर्मूला का अपना माइनस और यू का अपना माइनस, प्लस हो जाएगा 27। Now 27 minus 18 is 9. 9 ones are 9 twos are, so it's 2. So it is going to be minus 2 without any unit. It's a unitless quantity. अब इस 2 को मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो इमेज का साइज मिल गया, इससे मल्टीप्लाई करूं तो पोजीशन ऑफ इमेज मिलेगी, सब कुछ मिला। देखो बेटे आई के साथ आई को निकालना चाहो तो 2 into 2.5 is 5 सेंटीमीटर, 2 into 27 is 54 if I'm not wrong, 2 7 are 14 and 2 4 हाँ 54, so V is equal to 54। लेकिन वेट, ध्यान से सुनो बेटे, आपने यहां पे I by O डाला, V U आपने डाला 27 जबकि डालना था माइनस 27 क्योंकि इस साइड था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता और आपका आंसर यहां पे माइनस तो है माइनस और आपका आंसर आएगा माइनस 54। I आप देख सकते हो 2.5 निकला लेकिन माइनस माइनस निकला या प्लस, सो इट इज माइनस 5 सेंटीमीटर। इसकी भी साइन निकली बेटा माइनस माइनस, दोनों की साइन है। समझेंगे इसका मतलब क्या? इमेज का साइज है 5 और ऑब्जेक्ट का साइज है 2.5, तो इमेज बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। माइनस का मतलब है इन्वर्टेड नीचे की तरफ, माइनस 54 यानी इमेज इसी साइड बनी है। तो क्या मैं ये कंक्लूड करूं कि इमेज इस तरीके से होगी? मैं आपको कहता हूं अगर आपने ऑफलाइन क्लास मेरी दी हुई है बेटा, इतना भी करने की जरूरत नहीं, आपको पहले ही आइडिया हो जाता कि ये इमेज ऐसी क्यों बनी। बेटा आपको पता है इस टाइम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर की तरफ आई, इमेज जाएगी बाहर, द इमेज वुड बी रियल, द इमेज वुड बी रियल, इट वुड बी इन्वर्टेड एंड इट वुड बी मैग्निफाइड। यू कैन सी हियर। सो हमने इस तरीके से ये पढ़ा हुआ है, तो अभी मैं ब्रीफ अकाउंट दे रहा हूं हाउ टू सॉल्व दिस। अब क्या ये कह रहा है बेटे, सॉरी ओके, और कुछ हमें निकालना है इसमें बेटा। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ओपन, तो आंसर मिल गया माइनस 54, मतलब स्क्रीन को यहां पे रखना है, स्क्रीन को यहां पे रखना, इमेज उस पे आ जाएगी। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यार अभी तक तो बोल रहा था इट इज इन्वर्टेड, इट इज रियल, इट इज मैग्निफाइड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, कह रहा है कि अगर हम इस कैंडल को नजदीक लाएंगे मिरर की तरफ, बताओ इमेज को क्या होगा? यार इमेज को पीछे, इमेज पीछे जाएगी, इमेज पीछे जाएगी तो स्क्रीन को भी पीछे लेना पड़ेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अनसॉल्व्ड जो हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, beautiful question. A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from convex mirror. Now the mirror has changed. So it is convex and we have placed, what we have placed? A needle is placed and its height is 4.5 centimeter and it has been placed where? Placed 12 centimeter from यहां से यहां तक है बेटा 12 centimeter. I will change the color क्योंकि बाद में जो है कंप्लेंट आती है कि सर नजर नहीं आ रहा था रेड कलर, सॉरी, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर है यार इसकी हाइट और 12 सेंटीमीटर इसके सामने। ओके, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। फिर क्या कह रहे हैं, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। एक तो पोजीशन ऑफ इमेज बतानी और मैग्निफिकेशन एम बताना। कौन सा मैग्निफिकेशन आएगा? ट्रांसवर्स। तो बेटा एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, एम टी इज इक्वल टू आई बाई ओ, ठीक है, राइट, माइनस वी बाई यू is equal to f divided by f minus u. Apply the formula, get the answer, you get everything. And describe what happened as the needle is moved farther from the mirror. पहले ही कर दें वो, जरा ये बता दो फोकल लेंथ कितनी है? 15, तो 15 से तो ये ज्यादा, फोकल लेंथ के इधर 30 पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दैट मींस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में कहीं पे। अब अगर हम इसको क्या करें बेटा, क्या कह रहा है, describe what as the needle is moved farther। अगर हम इसको पीछे की तरफ लेते हैं, पीछे की तरफ, तो इमेज को क्या होगा? जरा याद करिए बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, इमेज गई है पीछे, तो अगर हम इसको पीछे ले वो आएगी आगे, इमेज आएगी आगे
टूवर्ड्स द मिरर, वो बेटा याद रखना, ठीक है? नहीं, we are wrong. Why we are wrong? Because this is convex. जो मैं कह रहा हूं बेटा दैट्स एप्लीकेबल फॉर कॉनकेव. वी आर रॉन्ग. ऐसा नहीं है कि इमेज इस टाइम यहां से बन रही है, इमेज यहां से बनेगी. सॉरी, इट इज कॉन्वेक्स, इट्स नॉट कॉनकेव मिरर, इट्स कॉन्वेक्स. इमेज यहां से बनेगी और इसका नेचर क्या होगा? डेविल मतलब इमेज वुड बी डिमिनिश्ड, इमेज वुड बी इरेक्ट, इट वुड बी वर्चुअल. और याद रखिए, अगर हम कॉन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा ये ऐसी ही बनती है, लेकिन अगर इसको आगे लेते हैं तो ये भी दूर ही जाएगी, यानी ये मूव होगी अवे फ्रॉम द मिरर. दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले याद रख लो. कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट के आगे आने से इमेज भी आगे जाएगी, यानी आगे जाने का मतलब अवे फ्रॉम द मिरर. चलिए बेटा आप शुरू हो जाइए. 4.5 सेंटीमीटर की नीडल है, ऑब्जेक्ट साइज देकर है, ठीक है? तो mt इज इक्वल टू, इमेज का साइज पता नहीं, ऑब्जेक्ट साइज 4.5 सेंटीमीटर, ओके, इज इक्वल टू इमेज कहां बनेगी नहीं पता, u देकर है 12 सेंटीमीटर. ये 12 माइनस है कि प्लस है बेटा? इस साइड जो भी है वो प्लस है, इस साइड जो भी है वो माइनस है, यानी ये -12 सेंटीमीटर है. फोकल लेंथ कितनी है बेटा? अच्छा, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? उस साइड से पॉजिटिव, सो 15 डिवाइडेड बाय 15. अच्छा, फिर फॉर्मूला का यहां पे माइनस, u तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12. यू गॉट माई पॉइंट? कैसे ये 12 आ गया बेटे प्लस? क्योंकि ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया. 15 प्लस 12, सो इट विल बी 15 divided by 27. 15 divided by 27. So it would be around 0.55 के आसपास ही आ जाएगा. So अब आपको जो भी चाहिए मिल गया. सबसे पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन चाहिए थी, 0.55 सीधे मैग्निफिकेशन आ गई बेटा, यानी इमेज डिमिनिश्ड है, 1 से कम है ना, इमेज डिमिनिश्ड है. और दूसरी बात बेटा, वो तो हमें पता ही है, इरेक्ट है, डेविल मैंने लिख दिया. कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा याद रखो डेविल, इट इज डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, वो तो हमने डिस्कस कर लिया. 0.55 यानी डिमिनिश्ड है. अच्छा, और क्या चाहिए? अगर हमें इमेज का साइज चाहिए तो बेटा 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.55. अगर हमें v चाहिए, माइनस माइनस उड़ा दो, 12 इंटू 0.55 वुड बी द पोजीशन ऑफ इमेज. v वुड बी 12 इंटू 0.55. तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, v मिलेगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको i मिलेगा. सॉल्व द क्वेश्चन. यू गॉट माई पॉइंट? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. चलिए बेटा, और क्या है हमारे पास? A tank is filled with water to a height of 12.5 centimeter. So मेरे पास एक टैंक है, that's a rough idea of this. 12.5 सेंटीमीटर तक हमने इसको भर दिया पानी से, 12.5 सेंटीमीटर. Okay. The apparent depth of the needle lying at the bottom. बेटा एक नीडल है जो कि इसके बॉटम पे है, बॉटम पे एक नीडल है, तो ये रही नीडल. The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 centimeter. माइक्रोस्कोप से जब हम इस नीडल को ऑब्जर्व करें तो हमें ये माइक्रोस्कोप से दिखती है नीडल कितनी नीचे, 9.4, जबकि एक्चुअली कितनी नीचे है, 12.5. तो यहां पे माइक्रोस्कोप है. यू गॉट माय पॉइंट? यहां पे माइक्रोस्कोप है. जब हम उससे देखते हैं, उससे हमें नजर आता है 9.4, रेजर्ड नजर आ रहा है. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? What's the refractive index of the water? इसने यहाँ पे वाटर लिखा है. ऑल्दो हमें वाटर का याद ही होता है यार, 4/3 होता है, ठीक है, 1.33, लेकिन इसने कहा निकालो तो निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है. कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए, जब ऑब्जर्वर एक मीडियम में और ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में हो, हम किस फॉर्मूला को यूज करते हैं? बेटा फॉर्मूला है x, यानी x क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, यानी जहां पे आपको नजर आएगा पोजीशन ऑफ इमेज है ये, x इज द पोजीशन ऑफ इमेज एज ऑब्जर्वर्ड बाय ऑब्जर्वर, एज ऑब्जर्वर. तो फॉर्मूला मैंने दी हुई है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का? जिसमें ऑब्जर्वर होगा, मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ x बाय म्यू, मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ x बाय म्यू. दिस द फॉर्मूला. नाउ आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. देखो बेटे, पोजीशन ऑफ द इमेज एज ऑब्जर्वर्ड, वो ये खुद कह रहा है कि माइक्रोस्कोप से देखने बार से हमें दिख रही है. कहां पे दिख रहा है? 9.4, ये तो ऑब्जर्वर्ड है, सो 9.4. म्यू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, जिसमें ऑब्जर्वर यानी माइक्रोस्कोप इस टाइम बेटा किस में? ईयर में, तो ये 1 आएगा.
मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय म्यू एक्स। अब देखो बेटे, माइक्रोस्कोप और इसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, माइक्रोस्कोप इसके, लेकिन यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है 12.5, तो x आया 12.5। 12.5 किस मीडियम में ले रहे हो, म्यू डब्ल्यू, और आपको म्यू डब्ल्यू ही तो निकालना है, तो म्यू डब्ल्यू इधर लाओ, 9.4 नीचे आप ले सकते हो यहां पे, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल 12.5 डिवाइडेड बाई 9.4, 12.5 डिवाइडेड बाई 9.4 आपका आंसर आएगा, एंड इट विल बी अराउंड 1.3। ये आपको आएगा बेटे, आई थिंक 1.3 के आसपास ये आएगा, आना भी चाहिए था। वाई? बिकॉज वी नो वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 1.33 होता है, तो 1.3 ये आ रहा है। चलिए बेटा, ये है बेटा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है, if water is replaced by a liquid of refractive index 1.63, क्या था, अगर वाटर नहीं अब कोई और लिक्विड डाल दिया जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं से देकर है, ओके, अप टू द सेम हाइट, अप टू द सेम हाइट मतलब 12.5 सेंटीमीटर पर, लेकिन लिक्विड अब दूसरा है, बाय व्हाट डिस्टेंस would the microscope have to be moved to focus on the needle again? अच्छे से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आपने माइक्रोस्कोप पहले केस में एडजस्ट करके रखा हुआ है और आपको इमेज दिख रही है। माइक्रोस्कोप जब आपने एडजस्ट पहले वाले केस में करके रखा हुआ है, जरा माइक्रोस्कोप की आप देखिए, माइक्रोस्कोप से कहां पे आपको इमेज दिख रही है, 9.4 है ना, दिख रही है इमेज माइक्रोस्कोप से 9.4 पे। अब आपने दूसरा लिक्विड ला दिया, ठीक है, हम फिर से निकालेंगे इमेज कहां पे बनेगी, इमेज कहां पे बनेगी इन दैट केस जब डिफरेंट लिक्विड आया, ठीक है। पहले कहां पे एडजस्टमेंट कहां पे करके रखी थी, 9.4 के लिए। अब जब दूसरा निकाला हमने, लेट्स सपोज वो 20 सेंटीमीटर आया, यार कॉमन सेंस है, अगर इमेज पहले 9.4 पे और बाद में 20 सेंटीमीटर पे, तो डिफरेंस निकालो, 20 माइनस 9.4, जो डिफरेंस आएगा वही उसको कहते हैं शिफ्ट, उतने ही शिफ्ट, वो उतना शिफ्ट आपको लाना है माइक्रोस्कोप में ही, उतना ही शिफ्ट आपको लाना है माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इमेज अब 20 पे बन रही है, लेकिन एडजस्ट करके रखा हुआ था हमने 9.4 के लिए, तो शिफ्ट आपको लाना पड़ेगा। 9.4 के लिए एडजस्टमेंट करके रखी हुई है, लेट्स सपोज नया जो पोजीशन आप इमेज निकला वो 20 निकला, शिफ्ट निकालो, जितना शिफ्ट आएगा उतना ही आपको माइक्रोस्कोप एडजस्ट करना पड़ेगा। सो द आंसर इज, और यू कैन से हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, सो चेक आउट दिस। सो अब ये टैंक है, इसमें आपको लिक्विड भरना, अननोन लिक्विड भरना है, उतने ही हाइट तक भरना है, उतना मतलब 12.5। फिर से आप अब माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हो उसी नीडल को जो अब बेटा नीचे यहां पे लाई कर रही है, वो वहीं पे बॉटम पे, लेकिन अब ये अननोन लिक्विड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63, 1.63। आपको बताना एडजस्टमेंट कितनी करनी है। पहले ये निकालो कि इस टाइम इमेज कहां पे बनेगी, इस टाइम इमेज कहां पे बनेगी। सो एक्स इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, कहां पे बनती है, इट्स इक्वल टू म्यू, जहां रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जर्वर है, मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स बाय म्यू। एक्स बेटे इसमें और इसमें तो डिस्टेंस नहीं है, सीधे एक्स है 12.5 डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू है बेटा 1.63, और ऑब्जर्वर किस में, ईयर में, सो दैट्स इक्वल टू 1, सो इट इज 12.5 डिवाइडेड बाय 1.63। जरा चेक करिए बेटा कितना आएगा, 12.5 डिवाइडेड बाय 1.63, क्या मिला, 7.6 के अराउंड ये आंसर आएगा, 7.6 सेंटीमीटर के अराउंड ये आएगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, पहले पहले कहां पे एडजस्टमेंट करके रखा था 9.4, अब कहां तक एडजस्टमेंट करके रखनी है, अब इमेज बनी है 7.6, तो 9.4 और 7.6 एडजस्टमेंट थी 90, बन रही है 7.6, तो हम कहेंगे जितना शिफ्ट आएगा उतने ही से हमें एडजस्टमेंट करनी है। सो एडजस्टमेंट विल बी 9.4 माइनस 7.6। इतना जो आपने शिफ्ट करवाया बेटा, इतना जो शिफ्ट हुआ है, इतने से ही आपको अपना माइक्रोस्कोप एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए ये न्यूमेरिकल अभी हम नहीं करने जा रहे हैं, क्यों, रीजन इज सिंपल, आप बोर्ड पे देख सकते हो, यहां पे ऐसे एंगल है बेटा जो स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे 47 वाला एंगल आ रहा है, जैसे 35 आ रहा है तो आसान, सिनेलस लॉ के ऊपर बेस्ड है, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहे हैं इसलिए हम अभी इसको स्किप कर रहे हैं बेटा, स्टैंडर्ड एंगल इसमें नहीं है। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water
टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। देखिए बेटा क्या है, देखो देखो यहां पे एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर एक बल्ब है बेटा, कितनी डेप्थ पे, 80 सेंटीमीटर डेप्थ पे एक बल्ब प्रेजेंट है। What is the area of the surface of water through which the light from the bulb can emerge out? ये आपने 100 बार ये टॉपिक पढ़ा होगा, सुना होगा। This is the concept of area of visible region। सीधे सीधे कहूं, ये कह रहा है कितने एरिया से लाइट जो है वो बाहर आएगी, कितने एरिया से बाहर आएगी, उस एरिया का नाम क्या है सर? उस एरिया का नाम है एरिया ऑफ विजिबल रीजन। और एरिया ऑफ विजिबल रीजन की फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? एरिया, क्योंकि ये डिस्क फॉर्म में होता है, सर्कुलर रीजन होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला होनी चाहिए आर के लिए, जस्ट सॉरी बेटे, इट इज पाई आर स्क्वायर, राइट? There's a beautiful formula of R. R is equal to H multiplied by refractive index of rarer divided by root of refractive index of denser square minus rarer square. This is the formula. See, what you have to do is simply R निकालने के लिए H डालो। H कितना है बेटे? 80 सेंटीमीटर। रेयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है बेटा। नीचे म्यू डी इस टाइम आई थिंक देख रहे 1.33 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.33 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.33 का आएगा 1.7 के आसपास, 1.76 माइनस 1 तो 0.76 का रूट लेना है आपको, और ऊपर रियर डालोगे बेटा 1 और मल्टीप्लाई करोगे 80 से। वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां पे मिलेगा आपको R। एक बार आपको R मिल गया, पाई आर स्क्वायर करो, मिल गया बेटा एरिया ऑफ विजिबल रीजन। सो इट इज मोर और लेस इट्स न्यूमेरिकल ना, टच इसमें है थोड़ा सा, यहां पे आपको थोड़ा सा रूट सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, राइट? इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलिए बेटा, वो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज? A prism is made of glass of unknown refractive index. Good. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. ठीक है? The angle of minimum deviation is measured to be 40. Minimum deviation है बेटा इस टाइम 40 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, मिनिमम डिविएशन है 40 डिग्री का, और क्या देकर है? प्रिज्म है, एक प्रिज्म है ऑफ अननोन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट इट बी म्यू। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, इसके ऊपर गिर रहा है, ठीक है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कुछ भी ऐसे भी गिर सकता है यार, आपस में वो पैरेलल है, इट डजंट मीन इसके ऊपर कुछ ये है, पैरेलल होनी चाहिए। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज मेजर्ड, मिनिमम डिविएशन, डिविएशन नहीं है, मिनिमम डिविएशन देकर। व्हाट द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, आपको निकालना है म्यू का वैल्यू। फिर क्या कह रहा है? द रेफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60। हाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म देकर है, बोलो बेटे कितना? 60 देकर है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा याद रखना, दूसरा पार्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं बताता हूं। हम जितनी भी न्यूमेरिकल्स प्रिज्म के ऊपर करते हैं उसमें हम प्रिज्म देखते हैं बाहर से ईयर होता है, और मोर और लेस हमारा फोकस होता है एक ही रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पे? गिलास के, प्रिज्म के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। लेकिन क्या हो कि जब ये प्रिज्म पानी के अंदर चला जाए या किसी और मीडियम के अंदर जाए जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स सपोज वहीं से दे करो, तब ये फॉर्मूला कैसे जो है चेंज होती है। तो लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जस्ट आई विल गिव अ ब्रीफ टच ना रिगार्डिंग दिस। फिर से कह रहा हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको यही टॉपिक इन डेप्थ इन डिटेल में पढ़ने। तो ध्यान से सुनो बेटे, अगर हमारे पास एक प्रिज्म है, इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। किस एंगल को? जो बेस के अपोजिट एंगल होता है, खाली उस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जनरल फॉर्मूला यानी वो फॉर्मूला जो हर एक प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल है, वो है बेटा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। सॉरी, R1 R2 क्या है? ये बड़ा रे है, इंसिडेंट रे। यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रा किया, ये रेफ्रैक्ट होगी, फिर से नॉर्मल ड्रा किया, अब ये बाहर आ गई, दिस इज इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे ने एंगल कितना बनाया? I1। इमर्जेंट ने कितना बनाया? I2। अंदर जो यहां पे एंगल बना, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन R1, यहां पे जो एंगल बना अंदर, यहां पे इनसाइड दिस, यहां पे जो एंगल बना दैट इज R2, और ऊपर आपको पता ही है दैट्स एंगल ऑफ प्रिज्म A। सो दीज आर द लिटरल, यू कैन से। इसको मैं रब कर दूं यहां पे, एक सेकेंड, जस्ट वेट, इसको मैं खत्म कर दें, अब थोड़ा सा नजर आएगा, ठीक है? R1 R2, ये अंदर के दो एंगल जो हैं R1 और R2 कहलाते हैं बेटा, ठीक है? R1 R2, बाहर के I1 I2, ऊपर A।
R1 प्लस R2 हमेशा इन दो का सम A के बराबर होता है। दूसरी फॉर्मूला है डीविएशन। डीविएशन क्या होता है? ये आपकी ओरिजिनल रे है, नजर रखिए बेटा, ये आपकी ओरिजिनल रे है, ये आपकी इमर्जेंट रे है। तो ओरिजिनल रे प्रिज्म से बाहर आते आते घूम गई, इतना घूम गई, जितना घूम गई उसी को बोलते हैं बेटा नेट डीविएशन। नेट डीविएशन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? इट्स ऑलवेज इक्वल टू I1 प्लस, कलर कौन सा मैंने यूज किया, चलो कोई बात नहीं, इससे काम चला लो। I1 प्लस I2 माइनस ए, ये बेटा होती है नेट डीविएशन की फॉर्मूला। I1 प्लस I2 माइनस ए इज द नेट डीविएशन फॉर्मूला। तीसरा बेटा एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डीविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डीविएशन क्या है? कंडीशन ऑफ मिनिमम डीविएशन ध्यान से सुनिए, हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं, कान खोल के सुनो, हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं। होता क्या है, ये जो डेल है, ये जो डीविएशन है, ये भी चेंज होता है और हमें कोई ना कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल ही जाता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इस डेल का वैल्यू सबसे कम होता है और उसी डेल, सबसे कम डेल वैल्यू को बोलते हैं मिनिमम डीविएशन। So there is a particular angle of incidence, there is a particular angle of incidence for which the del has the minimum, least value in comparison to other। यानी अगर हमारा यहां पे देखिए आई आप चेंज कर रहे हो 0 से 90 तक, ठीक है, कोई ना कोई एंगल ऐसा आई का 0 और 90 के बीच में ऐसा मिल ही जाता है जहां पे डीविएशन बाकी एंगल के कंपैरिजन में सबसे कम आई, उस डीविएशन को बोलते हैं मिनिमम डीविएशन। अब ध्यान सुनो, अगर डीविएशन मिनिमम है, ध्यान सुनो, अगर डीविएशन मिनिमम तो तीन बातें याद रखना। पहली बात, I1 I2 के बराबर हो जाता है, R1 R2 के बराबर हो जाता है। देख रहे हो कौन से एंगल? I1 I2 के बराबर हो जाता है, R1 R2 के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रेफ्रैक्टेड रे है, जो रेफ्रैक्टेड रे मतलब जो रे प्रिज्म के अंदर है, ये वाली रे, रेफ्रैक्टेड रे, इट बिकम्स पैरेलल टू द बेस, it becomes parallel to the base of the prism provided the prism is equilateral, provided the prism is equilateral। तीन बातें याद रखो। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कोई ना कोई ऐसा आई जरूर होता है, आई जरूर, जहां पे इस डेल का वैल्यू जो है, असल में हम क्या है, वी चेंज आई, व्हाट चेंज, डेल चेंज, डेल के आई का वैल्यू चेंज कर रहा हूं, डेल का वैल्यू बदल रहा है, लेकिन आई का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू, कौन सा वैल्यू वो किसी को नहीं पता है, वो हम निकाल सकते हैं बाद में अंडर इन अ गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन वी कैन कैलकुलेट, लेकिन कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, यू कैन नॉट जनरलाइज दैट। सो देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई फॉर विच द डेविएशन इज द मिनिमम वैल्यू एंड दैट इज नोन एज मिनिमम डेविएशन। अगर एक बार हमने ये कह दिया, क्वेश्चन में लिखा है दैट डेविएशन इज मिनिमम, तो याद रखना ये तीन बातें, I1 I2 के बराबर हो जाता है, R1 R2 के बराबर होता है, और उस टाइम जो रेफ्रैक्टेड रे है दैट बिकम्स पैरेलल टू द बेस, लेकिन सिर्फ कब, जब प्रिज्म होगा इक्विलेटरल, ये बेटा याद रखना। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारा प्रिज्म जो है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कान खोल के सुनिए, उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और बाहर से ईयर है, और बाहर से ईयर है, और डीविएशन है मिनिमम, और डीविएशन है मिनिमम, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म एंड द मिनिमम डीविएशन। याद रखना बेटे, ध्यान से सुनो, अगर आप रिलेट करना चाहते हो मिनिमम डीविएशन को म्यू के साथ, व्हाट्स म्यू, द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, देयर इज अ रिलेशन, इन दो के बीच में एक रिलेशन है, मिनिमम डीविएशन और म्यू के बीच में। डीविएशन और म्यू के बीच में एक रिलेशन नहीं है, मैं वो नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं म्यू और मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन। वो रिलेशन क्या है? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ, ऐसे याद रखो, a/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a/2। पहले इतना याद कर लो, देखो कितना आसान है, म्यू इज इक्वल साइन a/2, साइन a/2, इतना याद कर लिया। अब बस ये करो कि ऊपर जो a है, ऊपर वाली टर्म है जो a है, उसी को ऐड कर दो डेल मिन, उसको ऐड कर दो डेल मिन। अब पढ़ो पूरी फॉर्मूला क्या है, जरा पूरी फॉर्मूला क्या है, ये टू दोनों को डिवाइड है, म्यू इज इक्वल साइन, असल में ऐसे याद करना, म्यू इज इक्वल साइन a/2 साइन a/2, बस ऊपर वाले a को ऐड करना डेल मिन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल मिन। हो गई ये बात। अच्छा, एक और टाइप ऑफ प्रिज्म है जिसको बोलते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म वो प्रिज्म होता है जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म, याद रखना बेटे, जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री होगा, जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री होगा। स्मॉल एंगल प्रिज्म की खास बात यह है कि उसमें नेट डीविएशन बराबर होती है मिनिमम डीविएशन के, यानी ये अलग अलग उसमें नहीं होती है। नॉर्मल प्रिज्म में ये दो अलग अलग वैल्यूज रखते हैं, लेकिन स्मॉल एंगल प्रिज्म में इन दो का वैल्यू सेम होता है। एक रिलेशन है बेटा
इस स्मॉल एंगल प्रिज्म में मिनिमम डिविएशन के बीच में और म्यू के बीच में, और वो रिलेशन क्या है, स्मॉल एंगल प्रिज्म की मैं बात करूं. नाउ दिस रिलेशन व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, एंड द रिलेशन इज डेल, डेल लिखो या डेल मिन लिखो क्योंकि एक ही बात है, इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन. ए इंटू म्यू माइनस वन. व्हाट्स ए? द एंगल ऑफ प्रिज्म. व्हाट्स म्यू? द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म, एंड माइनस वन. ये बेटा ये फॉर्मूला लेकिन सिर्फ किसके लिए वैलिड है? स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए वैलिड है, किसी और प्रिज्म के लिए ये वैलिड नहीं है. चलिए बेटा, अब एक और चीज जो मैं यहां पे हाईलाइट कर दूं, ध्यान से सुनिएगा. हम एक एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे थे और उसके रिगार्डिंग मुझे याद आ गया था यार. अच्छा क्या था? हाँ देखिए देखिए, अब बताइए मुझे, यहां पे मुझे बताइए, जनरल प्रिज्म है, जनरल प्रिज्म में मिनिमम डिविएशन डेल मिन और म्यू के बीच में क्या रिलेशन है? मैंने पढ़ाई जनरल प्रिज्म में रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज इक्वल टू, हाँ जी, साइन ऑफ a by 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a by 2, और ऊपर करना था डेल मिन एड. बोलिए हाँ या ना? लेकिन देखो बेटे, अगर अब प्रिज्म किसी और मीडियम में प्रेजेंट है तो यहां पे कितने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए? 2. तो इधर देखो, म्यू ये मैं रखूंगा G मतलब गिलास, और म्यू M मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. अगर ऐसा है कि प्रिज्म किसी और मीडियम है तब यू नीड टू वरी लिटिल बिट, क्योंकि तब आपको यहां पे ऐसे लिखना GM. इसका क्या मतलब? म्यू GM. इसका मतलब हुआ नाउ दिस टर्म म्यू GM इज बेसिकली म्यू G डिवाइडेड बाय म्यू M, यानी इट्स द रेशियो ऑफ म्यू G बाय म्यू M. सर इससे पहले क्यों जरूरत नहीं पड़ी, या तब भी जरूरत थी, बट क्योंकि बाहर से ईयर था तो म्यू M 1 था, सो दैट्स व्हाई यू यूज्ड टू राइट देयर म्यू एंड व्हिच वाज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. नाउ यू नीड टू वरी. और एक और जगह चेंज आएगी, इधर देखो, साइन ऑफ A बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A बाय 2. ए में चेंज नहीं आएगा जब आप मीडियम चेंज करोगे, जब आप प्रिज्म को किसी, लेकिन हाँ ये जो डेल मिन है, डेल मिन, अभी तक क्या होता था, ये मिनिमम डिविएशन थी विद रेस्पेक्ट टू ईयर अभी तक, लेकिन अब ये आएगा इट इज द मिनिमम डिविएशन नाउ, इट्स द मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम. ये अब मिनिमम डिविएशन है विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर मीडियम. हमारा क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है. चलिए देखते हैं हाउ टू अप्लाई दिस रिलेशन. ठीक है, आइए बेटा हम देखते हैं ये रिलेशन कैसे. देखिए क्या कह रहा है. A prism is made of glass of unknown refractive index. तो mu unknown है. Parallel beam of light is incident on the face of the prism. The angle of the minimum deviation is measured to be, minimum deviation देख रहे हैं. What is the refractive index of the prism? अभी तक तो हमें सिर्फ refract और angle of prism देख रहे हैं 60. हमें निकालना है minimum deviation देख रहे हैं, हमें निकालना है म्यू और एंगल ऑफ प्रिज्म देखकर. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन म्यू एंड मिनिमम डिविएशन. व्हाट इज द रिलेशन? म्यू इज इक्वल टू, बोलिए, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2, ऊपर करना था डेल मिन. देखिए आप आसान कितना है, इट्स इक्वल टू साइन ऑफ इतना मैं रब कर दूं फिलहाल, ये ओ गड़बड़, ओ क्या करूं मैं अब, कुछ होगा इसका. चलिए ऐड करना पड़ेगा, स्लाइड ऐड करते हैं. तो बेटा हम यूज कर रहे थे म्यू, ये मैं क्या करूं, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ, एंगल ऑफ प्रिज्म था 60 है ना, और मिनिमम डिविएशन, व्हाट वाज द मिनिमम डिविएशन इक्वल टू, मिनिमम डिविएशन था 40 शायद, हाँ 40 था, मिनिमम डिविएशन वाज 40 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 अपॉन 2, म्यू निकालना था. साइन ऑफ 60 प्लस 40 इट्स 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 50, सो इट इज साइन ऑफ 50 डिवाइडेड बाई इट इज साइन ऑफ 30. देखिए बेटा मैं आपको बता दूं, साइन ऑफ 30 1/2 सबको पता है, साइन ऑफ 50 बस मार गए, मरना नहीं है, ठीक है, जीना है. ध्यान से सुनो क्या है बेटा. देखो साइन ऑफ 45 आप याद करिए, साइन ऑफ 45 इज 1/√2. 1/√2 अगर हम देखें इट इज 0.707, 1/√2 0.707, बट दैट इज व्हाट 45, 0.707. ये कितना है 50, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो वैल्यू होगा 0.70 नहीं 7576 कर दीजिए. आर यू गेटिंग माई लॉजिक? मैं क्या कह रहा हूं बेटा, 1/√2 होता है 0.707,
ये था कब, जब साइन ऑफ 45, हमारा एंगल है 50, इससे ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, अपना वैल्यू बढ़ाइए यहां से, और क्या करेंगे, तो 0.76 कर दीजिए, मॉडरेट, कुछ ज्यादा भी हम नहीं बढ़े, तो 76 यहां पे यूज करिए, 0.76 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30, 1/2, 0.5. So the answer is mu is equal to 0.76 divided by 0.5. You can easily solve this. ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, हम कैसे नजदीक पहुंचते, अगर हम इन सिचुएशंस में आ जाए कि हमें, हमारे पास 50 आ जाएगा, हाउ यू विल ना मॉड्यूलेट द क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम करते हैं। चलिए बेटा, अब इसका दूसरा पार्ट जो मैंने कहा था, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, ये तो कुछ नहीं था, इसका पहला पार्ट, यू हैव सिंपली इंसर्टेड द वैल्यूज, व्हाट न्यू। अब देखो क्या हालात यहां से खराब हो रहे हैं, कहता है द refracting angle of the prism, if the prism is placed in water, refracting 1.3, predict the new angle of minimum deviation. oh, यहां पे अब मिनिमम डिविएशन निकालना है, मिनिमम डिविएशन निकालना है, जबकि सराउंडिंग मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, इट्स 4/3, राइट। सो बेटा देखिए, यहां पे मैं ऐड कर दूं, यहां पे स्लाइड देखो क्या कह रहा है, प्रिज्म आप भी है और पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट इस पे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60, वो भी हमें पता है। अब क्या कह रहा है, अब इसको डुबो दिया वाटर में, तो बताओ पहले क्या लिखना हमें, म्यू GM, जी मतलब गिलास, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिलास, और वो अब कितना है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिलास अभी हमने निकाला, वो आपने निकाला होगा यहां पे 0.76 डिवाइडेड बाय 0.5, 0.76 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1.33 था ना शायद, कुछ कहां गया, 1.33, वो आप यहां पे लिख देंगे 1.33। तो ये आप ऐसे सॉल्व करना है, इट इज म्यू जी जो हमने प्रीवियस पार्ट में निकाला, डिवाइडेड बाय म्यू एम इज इक्वल टू, बाकी वही लिखना है, साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे ये निकालना है, यानी देखो बदला कि नहीं, अब मिनिमम डिविएशन बदला, क्यों बदला मिनिमम डिविएशन, बिकॉज नाउ इट इज द मिनिमम डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इट इज विद रेस्पेक्ट वाटर, तो ये वैल्यू अब चेंज होगा और यही अब निकालना है, साइन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 2। सो थोड़ा बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है। देखिए साइन ऑफ 60/2 30 हुआ, 1/2 आएगा, 1/2 इधर ले जाओ, साइन ऑफ दिस, और ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस। मैंने कहा ना थोड़ा सा ये मुश्किल है। तो यूजुअली ऐसे वैल्यूज, अच्छे से सुनो बेटा, रोना नहीं होता है, ऐसे वैल्यूज देता है एग्जामिनर नीट में, या तो वहीं से लिखेगा गिवन साइन इनवर्स ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, जो कि यहां से सॉल्व होकर वो रिड्यूस होकर वहां तक पहुंचेगा, और साइन इनवर्स ऑफ दैट वहां पे वही मिलेगा। या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा वैल्यू ही ऐसे अंदर देता है बेटे कि सिंपल वैल्यू आ जाता है, जैसे 0.5 आ गया तो साइन इनवर्स 0.5 1/2, आपको होता है 30 है तो साइन ऑफ 30 में आ जाएगा। तो रोना बिल्कुल भी नहीं है बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक हर एक एग्जाम के लिए बनी है, ये नीट के लिए भी बनी है, एडवांस्ड के लिए भी बनी है। तो वैल्यूज यहां पे थोड़े से आपको लग रहा है थोड़े से टफ आ रहे हैं, लेकिन है नहीं बेटा, बहुत आसान जब ये नीट में आएगा। लेकिन करना कैसे, कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं, सो दिस इज द वेरी कॉन्सेप्ट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। और यहां पे अननोन सिर्फ कौन है, डेल मिन, और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस ये मैंने सिखाया यहां पे कैसे लिखना होता है, इट इज म्यू जी एम नाउ एंड इट गोज लाइक दिस। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो here is one more, what it says, double convex, what is double convex, biconvex lens are to be manufactured from a glass of refractive index 1.5 with both faces of same radius। तो बेटा radius of curvature same है, अच्छी बात है। what is the radius of the curvature required if the focal length is 20 centimeter। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक हमारे पास बाइकॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों फेसेस का रेडियस बराबर है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, ठीक है, ओके। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, कहता है बताओ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, अगर फोकल लेंथ 20 चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना अगर फोकल है। अच्छा कुछ बेवकूफ लोग f इज इक्वल टू r/2, दिमाग, f इज इक्वल टू r/2, तो बेटा सो r इज इक्वल टू 2x ऑफ f। दिमाग सही है तुम लोगों का यार, वो फॉर्मूला वैलिड है फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ये लेंस है, यहां पे कहां से वो फॉर्मूला ला रहे हो, यहां पे कौन सी फॉर्मूला वैलिड है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला की क्योंकि मैंने डिस्कस किया हुआ है इन डेप्थ, ये
जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म देखते हैं फॉर बाइकॉन्वेक्स लेंस व्हेन द रेडियस ऑफ ईच सरफेस इज सेम, the formula is focal length is equal to r by 2 mu g m minus 1. ये है बेटा फॉर्मूला बाई कॉन्वेक्स लेंस की। ये कहां से आई? लेंस मेकर्स फॉर्म से। ये कब वैलिड है? जब दोनों सरफेस की रेडियस सेम है, वो तो है, किस्सा खत्म। फोकल लेंथ कितनी है? 20 चाहिए। रेडियस आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 2। गिलास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय मीडियम, मीडियम तो इस टाइम ईयर है तो डिवाइड बाय 1 होगा, उससे कुछ फर्क नहीं। गिलास का 1.55, 1.55 माइनस 1, 0.55. 0.55 into 2 into 20 is the answer. Answer is 2 into 20 into 0.55. देखिए बेटा, यहां पे जो मुझे दिख रहा है, यहां पे अराउंड आई थिंक कितना आएगा आंसर? इट शुड बी 22 सेंटीमीटर के आसपास। आप जरा ये मल्टीप्लाई करिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट आई विल मल्टीप्लाई 22 और 20 व्हाट्सएवर इट इज। मैं देखना चाहता हूं मैं सही हूं कि नहीं। 2.55, 22 एग्जैक्टली, आई वाज करेक्ट। इट कम्स 22 सेंटीमीटर। मैंने कुछ नहीं किया, फिर से देखो म्यू जी 1.55 डिवाइडेड बाय मीडियम, मीडियम इज 1 डिवाइडेड बाय मीडियम, दैट्स 1। अच्छा ओके, सो म्यू जी इज 1.55 माइनस 1, 0.55, 0.55 इंटू 2, और वो इधर जाएगा। So the answer is R is equal to 2 into 20 into 0.55, that's 22 सेंटीमीटर। So इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। इसका और कोई पार्ट तो नहीं है? ओके, इतना ही है। A beam of light converges to a point P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam. पहले इतना समझो, a beam of light converges, तो एक beam of light है बेटा जो converge हो रहा है at point, ये point है P। अब हम क्या करेंगे? Now a lens is placed in the path of the convergent beam. अब हमने इस path में लगा दिया एक लेंस लगा दिया, ठीक है? अच्छा, now a lens is placed in the path of convergent beam 12 सेंटीमीटर from P। तो इतना ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर from P। At what point does the beam converge? If the lens is, देखो बड़े, यहां पे सिर्फ लेंस लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव। मैंने कॉन्वेक्स बना दिया, गलत है। पहले ये पूरा तो पढ़ो, पार्ट 2 है, कहता है कि अगर हमारा लेंस कॉन्वेक्स है, अब ये सही है। तो पहला पार्ट है कि कॉन्वेक्स लेंस रखना है, दूसरा कि अगर इस लेंस के बदले आप कॉनकेव लेंस रख दोगे ऑफ फोकल लेंथ 16, तो बात बहुत आसान है। देखो क्या है, पहले आ रहा है बेटे विदाउट लेंस, ये बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ये बीम ऑफ लाइट है और यहां पे फोकस हो रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपने रख दिया कॉन्वेक्स लेंस, पहले कॉन्वेक्स, और कहता है कॉन्वेक्स लेंस के रखने से आप बताइए ये जो बीम अभी तक यहां पे कन्वर्ज हो रहा था, अब कहां कन्वर्ज होगा? मतलब पहले या बाद में, या डाइवर्ज ही हो जाएगा पूरा, ही मतलब उड़ा देंगे आप इसको, तब फोकल लेंगे पीछे आएगी। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ? अगर कॉन्वेक्स रख दो और फोकल लेंथ कितनी? 20 सेंटीमीटर। बताओ बीम अब कहां पे कन्वर्ज होगा? ओके, अब पहले ये समझो, आप ध्यान सुनो। ये कौन सी रेज है सर? इंसिडेंट रेज जहां पे मिले उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और लेंस से वहां तक की डिस्टेंस क्या बोलेंगे? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेंस के आने से वो अब कहां पे मिलेंगी? वो इंसिडेंट रेज अब कहां मिलेंगी? लेंस के आने से वो तो होगी ना फिर डिविएटेड रेज, यू कैन से, है ना, कन्वर्जेड रेज। और कन्वर्जेड या डिविएटेड रेज की वजह से जहां पे वो मिलती हैं वो तो इमेज हो गई। तो ये हमसे सीधे पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस बता दो। यू ये है बेटा, यू क्यों ये इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रेज क्या बनाती है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 वहीं से देकर फोकल लेंथ। आपको क्या करना है? साइन कन्वेंशंस एंड लेंस फॉर्मूला यू विल अप्लाई। साइन कन्वेंशन समझो, कॉन्वेक्स यूज किया तो ये यूज करना प्लस साइन के साथ। रेज यहां से यहां की तरफ जा रही, यहां से यहां, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेजर करो वो भी प्लस ही लेना इस टाइम। तो इस टाइम यू भी प्लस ही लेना और अप्लाई करना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और क्या निकालोगे? v। बहुत आसान। लेकिन अगर आप यूज करोगे बेटा कॉनकेव लेंस इंस्टेड ऑफ कॉन्वेक्स, इफ कॉनकेव में क्या होगा? उसकी फोकल लेंथ क्या लोगे? माइनस, कॉनकेव की माइनस लोगे, बाकी u उसमें भी प्लस ही आएगा। सो आपको दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान। कॉन्वेक्स यूज करोगे फोकल लेंथ प्लस लेना, यू प्लस लेना। कॉनकेव लोगे यू प्लस एफ माइनस।
लेंस फॉर्मूला इस फॉर्मूला में इंसर्ट करना, v निकालना। Okay, now the question is, an object of size 3 centimeter is placed at 14 centimeter in front of concave lens of focal length 21 centimeter. Good. देखो क्या कह रहा है, एक कौन सा लेंस है पहले, कॉनकेव लेंस, तो मैंने तो गलत बना दिया यार। ओके, लेट इट बी दिस द कॉनकेव लेंस, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ देख कर बताओ कितनी, 21 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, साइज है ऑब्जेक्ट का 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट, 14 सेंटीमीटर पहले आपने 3 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को रख दिया। ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, 21 सेंटीमीटर क्या है, अच्छा इसकी फोकल है। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, आपको बतानी है बेटा इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, ठीक है। और क्या बोलना है, what happens if the object is moved further away from the lens, वो बाद में देखा जाएगा। पहले हमारा काम है, देखो u देकर है, f देकर है, तो v निकालना बहुत आसान है। लेकिन क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजन सिंपल है बेटा, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या लोगे, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे, देखो रेज यहां से यहां की तरफ जा रही हैं, जो रे ऑफ लाइट है वो यहां से यहां की तरफ जा रही है। सब कुछ मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर से, यू आप उल्टा आ रहे हो बेटा, यू यहां पे लोगे नेगेटिव, यानी -14 लेना और फोकल लेंथ लेना -21, ये फोकल लेंथ ये यू, और निकालना है वी। किससे निकालोगे यार, सीधे सीधे आप लगाओ यहां पे लेंस फॉर्मूला, लेंस 1/f = 1/v - 1/u। अब इंटरेस्टिंग चीज है, देखो क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द, अगर हम पीछे की तरफ लें तो बता दो इमेज को क्या होगा। याद रखना चाहिए बेटा, ध्यान से सुनो, पहले ये समझाओ मुझे, अगर हम देखें ऑब्जेक्ट, सॉरी, अगर हम देखें इमेज कहां पे बनती है, इस कॉनकेव लेंस में, तो आपको पता होना चाहिए इमेज बनती है बेटा ऑन द सेम साइड, यानी पीछे, डिमिनिश्ड होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं 2 रेज की मदद से दिखा देता हूं, ध्यान से सुनो। ये यार बहुत गड़बड़ हो जाती है यहां पे, और मुझे वापस लाना भी नहीं आता, चलो यहां पे बना देता हूं, सॉरी। देखो ये है बेटा हमारे पास कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव लेंस में देखो इमेज कैसे बनती है, ये रे एक पैरेलल है, अच्छा ये कॉनकेव है तो ये डाइवर्ज करेगा, ये ऐसे ले जाएगा। ये कौन सी रे है जो ऑब्जेक्ट से आई ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये सीधे निकल जाएगी। ये कौन सी, अब ध्यान से देखो, ये रे और ये रे इंसिडेंट रेज है, तो जहां पे मिली वो ऑब्जेक्ट, ये रे और ये रे डिविएटेड रेज है, आप समझ रहे हो। और तो ये तो लेंस से निकली हुई रेज है, इनके इंटरसेक्शन से क्या बनेगी, इमेज। आपको सच में लगता है इमेज, इनका इंटरसेक्शन आगे कहीं पे होगा, प्रोड्यूस करोगे नहीं तो कहां पे होगा, पीछे, पीछे इनको मीट करो, तो यहां पे क्या बनी, यहां पे बनी इमेज। तारीफें करो इस इमेज की, इरेक्ट है हाँ, डिमिनिश्ड है हाँ, वर्चुअल है हाँ, तो लिख दो डेविल। देखो D stands for diminished, राइट। ये कॉन्वेक्स उसमें भी आता है, मिरर में भी, यू आर राइट, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल, I stands for इमेज, L लेंस, पूरा ही आप चिपका सकते हो। सो दिस इज द केस, यू गॉट इट, गॉट माय पॉइंट। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है कि अगर हम इसको पीछे ले जाएं, अगर हम किसको पीछे ले जाएं बेटे, ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द लेंस ले जाएं, आपको प्रेडिक्ट करना है इमेज कहां की तरफ जाएगी। सो कहां की तरफ जाएगी, अगर हम इसको पीछे ले जाएं तो इमेज कहां जाएगी, आई थिंक इमेज भी पीछे ही जाएगी, ठीक है। सो इसमें आपका आंसर आएगा, इफ द ऑब्जेक्ट is moved further away from the lens, what will happen to the, what happens if the object is moved, so you will write there that image will also move away from a lens। अब बोलोगे क्यों, ध्यान से देखो बेटा, इसको जो मैं समझ रहा हूं कुछ इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यार मेरे स्लाइड्स क्यों खो जाते हैं, देखो मान लो ऑब्जेक्ट यहां गया, तो समझो जो ये ऑप्टिकल वाली जो रे थी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी, यार ये नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और इसको पीछे इंटरसेक्ट करवाना है। देखो ऑब्जेक्ट पीछे चला गया, रे डायग्राम, हाँ जिंदाबाद आप कह सकते हो यहाँ पे। चलिए 10th क्वेश्चन, आज आपको पता है बेटे आपके क्वेश्चन जो है बेटा इसमें अराउंड 32 हैं। गुड, 10 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन, इसमें 2 चीजों का आपने देखा होगा कंट्रीब्यूशन, एक तो स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज का। इसके बाद 11th 12th
16 तक, मतलब 6 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस के अराउंड टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के ऊपर है। वो यहां पे डायरेक्टली ऐसे ही दिखाना जैसे इनको मैंने फॉर्मूला उठाई और अप्लाई कर दिया, इतना आसान नहीं होगा उनका। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में आएगा बेटा, इसके लिंक में आएगा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का पूरा लिंक आएगा। मैंने वहां पे पूरा समझा और न्यूमेरिकल्स दिखाई है, जस्ट गो थ्रू दैट। जब मेरा पार्ट 2 आएगा लेक्चर का तो वहां पे मैं वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिएगा जरूर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद भी वो 5-6 क्वेश्चंस करूंगा, और जो बाकी के 15 वैसे 10 क्वेश्चंस बचेंगे, उनके बगैर 5-10 क्वेश्चंस बचेंगे, वो हम लेक्चर 2 में कंप्लीट करेंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 इन कॉन्टैक्ट विद, ओके यार इधर देखो, इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस, इट्स अ कॉम्बिनेशनल क्वेश्चन, सो डोंट गेट कंफ्यूज, पूरा पढ़ो। फोकल लेंथ हमें कहना है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 इन कॉन्टैक्ट विद कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। तो दो लेंसेज हैं, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। गॉट माय पॉइंट? सो इट्स अ क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दो लेंसेज हैं इन कॉम्बिनेशन। पहले की फोकल लेंथ है 30 क्योंकि कॉन्वेक्स है तो प्लस है, दूसरा कॉनकेव है, कॉनकेव ऑफ फोकल लेंथ माइनस होती है बेटा। अच्छा ये क्या कह रहा है, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है। व्हेन लेंसेज आर इन कांटेक्ट यू विल सिंपली राइट दियर P इफेक्टिव इज द सम ऑफ द पावर्स P1 P2 P3, लेकिन हाँ विद साइन, साइन मतलब कॉन्वेक्स के लिए प्लस, कॉनकेव के लिए माइनस। अब बेटा इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है, 1/f इफेक्टिव इज इक्वल 1/f1 के बदले 30 लेकिन प्लस 30, दूसरा है बेटे कॉनकेव तो -1/20, यह आएगी बेटा इफेक्टिव फोकल लेंथ। 20 माइनस 30 माइनस 10 आएगा, यह आएगा नीचे 660 डिवाइडेड बाई 60 आएगा इसका आंसर आई थिंक। तो फिर भी मैं देखता हूं क्या हो रहा है, 20 और 30, ऊपर आया 10, नीचे आया 600 डिवाइड बाई 10 दैट इज 60, तो F इफेक्टिव आया बेटे 60। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, साइन आएगी नेगेटिव क्योंकि इट्स 20 माइनस 30। मुझे एक चीज बता दो यार, आपकी इफेक्टिव फोकल लेंथ नेगेटिव है, क्या मतलब है? यानी पूरा जो ये सिस्टम है ये डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा, यानी पूरे इस कॉम्बिनेशन पे अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है वो डाइवर्ज होगी न कि कन्वर्ज। पूरे सिस्टम के इफेक्टिव जो फोकल लेंथ है दैट कम्स नेगेटिव, वो नेगेटिव आई, जब नेगेटिव आई तो ये करेगा। इज द सिस्टम ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस? क्या बोला था अभी, इट्स अ डाइवर्जिंग वन। बेटा माइनस आया, इग्नोर द थिकनेस। तो बेटा हमने तो दोनों क्वेश्चंस एक साथ ही सॉल्व कर दिए। होप कि आज का जो लेक्चर है आपके लिए यूजफुल होगा, लेकिन मैं फिर से कहूं ये यूजफुल और ज्यादा हो सकता है अगर आप मेरे बाकी जो इस पे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, लेक्चर्स बनाए हुए, क्योंकि उनमें डिटेल्ड एनालिसिस है, ठीक है, जो कि यहां पे मैं करना, इसका नाम ही है फिनिशिंग टच। सो प्लीज अगर आपके डाउट्स हैं बेटा वो क्लियर नहीं हुए तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ही इसको देखें। थैंक्स सो मच।